डॉक्टर साहब, मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो है मंशूर तैयार कर लिया गया है, उसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मंसूबे भी शामिल हैं और कह रहे महंगाई ख़त्म करेंगे, क्या कहेंगे? नो कमेंट्स। अभी यहाँ दूर दूर तक जी कोई इंतखाबी माहौल बनता नज़र नहीं आ रहा। इंतखाबात तो हो रहे हैं जी लेकिन कोई माहौल नहीं बना हुआ, और ये भी नहीं पता कि वज़ीर आज़म कौन होंगे। और मतलब अगर मुस्लिम लीग नून के लोगों से पूछा जाए तो उनको भी नहीं पता कि नवाज शरीफ साहब होंगे, शहबाज शरीफ साहब होंगे, मरीम साहिबा होंगी। मरीम साहिबा भी वजारत उज़्मा का उनका नाम लिया जा रहा है काफ़ी लोगों की तरफ से। पीपल्स पार्टी को यकीन है कि बिलावल साहब होंगे, मगर कैसे होंगे, कहाँ से होंगे, केपी में क्या होगा, कहाँ पर। अच्छा, तहरीक लब्बैक की बहुत बड़ी तादाद में उम्मीदवार खड़े हैं पंजाब से, तो वो अब तो 10-12 दिन रह गए हैं। जी तो एक ही तरीका था, वो भी मैंने चेक किया, उसमें भी नाकाम हो गया। मैंने दर्जी की दुकानों से चेक करवाया शेरवानी कौन सलवार है, तो पता चला बेशुमार लोग शेरवानी सलवार हैं। मैंने कहा अच्छा, यहाँ से भी नहीं, कोई क्लू नहीं मिल रहा कि 12-13 दिन के बाद। अच्छा, ये ध्यान में रखें कि वज़ीर आज़म नहीं बनना, बल्कि उसके बाद फ़ौरन सदर भी बनना है। सदर का टेन्योर जो है वो एक्सटेंड हो गया था इस वजह से कि सदर जो हैं उनका ख़त्म हो चुका है टेन्योर, लेकिन फिर ये था कि अगली असेंबली आने तक सदर भी अपनी जगह पर रहेंगे। तो सदर और वज़ीर आज़म कौन बनेगा अगले 15 दिनों में, यहाँ पर किसी को नहीं पता। हर शख्स समझ रहा है कि मेरे घर बैठ के आके मुझे बता दिया जाएगा कि आप जनाब चलें और वज़ीर आज़म आप हैं, ठीक है। तो मैंने कहा सलूट वलूट तो मारा जाएगा। उन्होंने कहा ये छोड़ दें, बस इसमें किसी को दिलचस्पी नहीं है कि सलूट होगा नहीं होगा, जो है ना अजीब किस्म के उसमें है। और कोई मतलब किसी को नहीं पता कि वज़ारत उज़्मा का लीडर, असल मामला है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कौन सा होगा, ये है सवाल। तो बस अभी बयान सुने, बातें सुने, ये घूम घाम के इधर उधर जलसा वलसा, इधर उधर ना कोई मतलब कोई माहौल होता है ना। तो मैंने कहा जी माहौल बना हुआ, उन्होंने कहा जी वो पीछे 2-3 खंभों पे पोस्टर लगे हुए मैंने कहा ये अच्छा जी, अच्छा अल्लाह खैर सला। तो ये जब इलेक्शन होगा तब होगा। असल मामला वही है कि ये मंशूर सामने लाएं, सिक्योरिटी क्राइसिस। ये देखें सिक्योरिटी का क्राइसिस कितना बड़ा। कल जो सेक्रेटरी खारजा ने बात की है कि पाकिस्तानी सॉइल पे ये मामला हुआ और यहाँ पे 2 कत्ल पाकिस्तानी सॉइल पे हुए, जैसे बाहर भी हो रहे हैं दुनिया में। और इसमें भारत का नाम सामने आया, और भारत की तरफ से कोई वजाहत भी नहीं हुई, क्योंकि वो अमेरिका को भी नहीं हुई, कनाडा को भी नहीं हुई, पाकिस्तान को क्या होनी थी। उनको बहरहाल यौम जमहूरिया मुबारक हो। आज उनका 75वां यौम जमहूरिया था, रिपब्लिक डे जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था। लेकिन उनको पाकिस्तान की ये वजाहत होनी चाहिए। पाकिस्तान की हिकमत अमली आगे क्या होगी, सफ़ीरों को मुख्तलिफ यहाँ पे ब्रीफिंग्स वगैरह दी जा रही हैं आज, लेकिन अगली हिकमत अमली क्या होगी ये अभी हमारे सामने नहीं है। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये जो फैसला है ना आज आलमी अदालत इंसाफ का, मुझे शदीद शदीद मायूसी हुई है इस फैसले पे, शदीद मायूसी हुई है। वो जो मोहतरमा जज साहिबाएं जो चेयर कर रही थी, उन्होंने पूरा जेनोसाइड का एक मुकदमा बनाया, खुद ही बनाया पहले, कि जी पहले तो ये कि इसराइल की तरफ से जो था कि आप नहीं करेंगे, इसको सुने ही ना ये जेनोसाइड के मुकदमे को। उन्होंने उसको कहा रद्द कर दिया। उन्होंने पढ़ना शुरू किया कि जी पहले ये बयान आया था, फिर दूसरा बयान आया था, फिर तीसरा बयान आया था इसराइल का, फिर चौथा आया था, फिर बमबारी होती रही, फिर लोग मर गए, फिर अक़वाम मुत्तहिदा ने ये कहा है, फिर वो जनाब डॉक्टर्स का ये कहना है, यूनिसेफ का ये कहना है, ये कहना है, ये कहना है, ये कहना है, और इसराइल जो है वो कत्लेआम बंद करे। एक लफ्ज़ उसमें नहीं इस्तेमाल हुआ जिस लफ्ज़ के लिए दुनिया तरस रही है, और वो है सीज़ फायर का हुक्म। कि आलमी अदालत आज फैसला देती कि सीज़ फायर किया जाए, जंग बंदी की जाए, बल्कि उन्होंने कहा कि 1 महीने के बाद हमें रिपोर्ट पेश की जाए। और यानी ये बिल्कुल वही स्टांस है जो अमेरिका और कई मुल्कों का है कि जी सिविलियंस को नुकसान ना पहुँचे और जंग बंदी की जाए, सिविलियंस को नुकसान ना पहुँचे, जंग बंदी की, यही हुआ है। बाकी कत्लेआम का कब मुकदमा चलेगा, कैसे होगा, क्या उसकी तारीखें होंगी, ठीक है, वो मतलब है कि वो कुछ उसमें सीज़ फायर का चूँकि लफ्ज़ नहीं था, तो उसकी वजह से नेतन्याहू तो शादियाने बजा रहे हैं और वो इसको कंटिन्यू रखने की मूड में, और इसको वहाँ का मीडिया भी इसी तरह से उसकी इंटरप्रिटेशन कर रहा है कि जी इसमें जो है वो
सीज़ फायर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ। ये टाइम्स ऑफ इसराइल, थर्ड स्लाइड अगर हम दिखा दें। ICJ ऑर्डर्स इसराइल टू टेक ऑल मेजर्स टू प्रिवेंट जेनोसाइड इन गाजा, डज नॉट ऑर्डर सीज़ फायर। बस और क्या चाहिए इसराइल को, इतना ही चाहिए था ना, तो बस वो मिल गया उनको। और मैं ये जवान दोनाग्यों हैं, इनसे एक्सपेक्ट कर रहा था जज से कि ये उसमें सीज़ फायर का ऑर्डर देंगे, लेकिन उन्होंने सीज़ फायर का इसमें सीज़ फायर का जिक्र नहीं किया। और इसमें जो तशवीशनाक बात है दूसरी, वो ये है कि इसको बाकी भी जो इसराइल का जो 8th स्लाइड है, वो भी यही कह रहे हैं कि जी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रूलिंग नो हाल टू वॉर रोकने का नहीं कहा उन्होंने। मजीद कहा कि इम्प्रूव कंडीशंस, 8वीं स्लाइड, इम्प्रूव कंडीशंस के प्रिजर्व एविडेंसेस वगैरह सामने रखें। जंग रोकने का हमें हुक्म नहीं दिया, सीज़ फायर का उन्होंने नहीं कहा। तो मेरे लिए ये जो बात है ये ज़रा थोड़ी सी अफसोस, ये इसमें कुछ वाक़यात होंगे, अब इवेंट्स होंगे। ये बदकिस्मती के साथ ऐसा लग रहा है कि ये मेज़ पे मामला हल नहीं होगा। जब ये अफगानिस्तान की टॉक्स हो रही थी ना, जिन लोगों को याद हो, मैं कहता था कभी मुज़ाकरात से ये बात नहीं हल होगा। अफगानिस्तान का मसला यहाँ आखिर में और पे लड़ाई हुई, आखिर में लड़ाई हुई और तालिबान ने चारों तरफ यानी चारों तरफ से मुराद ये कि इधर इस्माइल शाह ईरान की तरफ, उधर वो कोई ताजिकिस्तान की तरफ, कोई इधर, कोई नॉर्दर्न अलायंस जो साबिका था, सब तरफ उन्होंने लड़ाई की और पूरा का पूरा उन्होंने कब्जा कर लिया तालिबान ने। तो ये मुझे मामला इतने अरसे के बाद भी इसमें सीज़ फायर नहीं हो रहा, ये बात बड़ी अजब सी है। और आलमी अदालत इंसाफ में अभी मेरी कुछ फ़लस्तीन के लोगों से बात हो रही थी, तो वो बड़े खुश थे जब ये फैसला सुनाना शुरू किया ना, तो रक्स करने शुरू कर दिया वहाँ पे लोगों ने। लेकिन उसके बाद थोड़ी देर बाद उन्हें वहीं पर बताया गया कि जी वो कत्ले आम का मुकदमा तो है, लेकिन ये है कि उसमें जंग बंदी नहीं होगी और अगले 1 महीने में और अगले चंद दिनों में ये तैयारी करें कि शदीद किस्म का ये कत्ले आम में इजाफा हो जाएगा, क्योंकि सीज़ फायर का नहीं कहा गया। अच्छा, मैं इसमें एक बात और, ज़्यादातर जो है ना ये बच्चों को वहाँ पे और नौजवानों को निशाना बनाए जा रहे हैं। नौजवान पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो मुख्तलिफ हवालों से उन पे बात हो रही है। मैं ये पाकिस्तान के मैं एक बात बताऊँ, ये नौजवानों के हवाले से यहाँ पर भी बात हो रही है कि नौजवानों को जो है वो नौजवान कितना जो यूथ बल जाया हुआ है, हमने बात की है और जो कोई बात हो रही है, यूथ बल जाया हुआ है और ये पूरी दुनिया में ही नौजवान जो हैं। इस वक्त देखें दुनिया में इस वक्त 7 नस्लें हैं, 7 नस्लें इस वक्त इंसानों की दुनिया में मौजूद हैं। अच्छा, ये मैं आपको बता रहा हूँ जिसको यानी हम साइंटिफिक वे में बात कर रहे हैं और जिसको वो बात कर रहे हैं जिसको दुनिया तस्लीम भी करती है। वो लोग जो 1900 से पहले पैदा हुए थे, 1900 से पहले, यानी पिछली सदी का जो पहला साल था उससे पहले पैदा हुए थे या उस साल पैदा हुए थे, वो अब दुनिया में नहीं है। तो उनको चंद साल पहले लॉस्ट जनरेशन कह के ख़त्म हो गए वो दुनिया से। यानी वो लोग जो 1883 से लेके 1900 तक पैदा हुए थे, वो आज से 15-20 साल पहले तक मौजूद थे, लेकिन वो अब दुनिया में नहीं है। वो अगर दुनिया में होते तो इस वक्त 120 साल के होता, कोई इस तरह करके होते, लेकिन वो नहीं है। 124 साल का होता ना, 1900 में पैदा हुआ होता तो 2024 में वो 124 साल का होता, तो वो लोग ख़त्म हो गए। आज से आप समझें कि कोई 10-15-20 साल पहले वो चले गए। किसी ने कोई 110 साल की उम्र में गया, कोई 112 साल, दुनिया का सबसे मोमर आदमी, दुनिया की सबसे मोमर खातून, लेकिन अब वो ख़त्म हो गई। तो उसका लॉस्ट जनरेशन के नाम से उसको लफ्ज़ ख़त्म हो गया। सही। हमारी जो सबसे ज़्यादा, मैं 7 जनरेशन्स, 7 नस्लें कौन सी हैं, ये बात बताना बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ताकि ये पता चले कि हम इस वक्त किस तरह से, मैं फिर इसको बताऊंगा कि मैं क्यों ये जिक्र कर रहा हूँ। दूसरी जो जनरेशन इस वक्त मौजूद है, जो कि आप समझें कि 90
और 100 साल से ऊपर, और 90 के कहीं आखिरी सालों में दरमियान 95 साल, 96, 98, इस तरह करके 105, 104। ये वो लोग हैं जिनको ग्रेटेस्ट जनरेशन कहा जाता है, ग्रेटेस्ट जनरेशन। और ये 1901 से लेके 1927 के दरमियान पैदा हुए थे। ठीक है, 1901 से लेके 1927 के दरमियान ये पैदा हुए थे। तो ये जो हैं ये मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये तकरीबन आज से 100 साल और 100 साल से कुछ कम ज़्यादा ये मौजूद हैं दुनिया में, और ये काफ़ी बड़ी तादाद में ये लोग मौजूद हैं। और ये जो है इनको ग्रेटेस्ट जनरेशन इसलिए कहा जाता है कि ये एक, यानी आप सोचें ना कि ये 1901 से 1927 के दरमियान पैदा हुए, तो ये जब होंगे, यानी ज़ाहिर है 1927 तक पैदा होते रहे ना, तो फ़र्ज़ करें एक बच्चा 1901 में पैदा हुआ है, तो वो जब 12-13 साल का था तो पहली जंग अज़ीम छिड़ी है, और उससे वो बच्चा क्रॉस किया उसने। अच्छा, एक बच्चा अगर जो है वो फ़र्ज़ करें 1915 में पैदा हुआ है, तो वो जो है वो जंग अज़ीम के दौरान ही पैदा हुआ है, और वो बड़ा होता गया। ये बच्चे जो बड़े होते गए तो ये डिप्रेशन आ गया, ग्रेट डिप्रेशन। ये अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन आ गया, बड़ी जंगें आ गईं, यहाँ पर पूरी दुनिया में वबा फैली दरमियान में। तो ये जो जनरेशन थी, इस जनरेशन ने बड़ी एक, इनका बचपन एक बहुत अजीब से दौर में गुजरा। इनका बचपन कोई अच्छा नहीं था, इनका बचपन परेशानी का था। जो बड़े सग़ीर में या जो बड़ी जंगों से ज़रा दूर रहे, वहाँ तो हालात बिल्कुल मुख्तलिफ रहे, लेकिन यूरोप में, अमेरिका में, बाकी जगहों पे जहाँ पर बहुत कत्ल गारत हो रही थी, तो वहाँ पर वो अच्छा दौर नहीं था उन बच्चों का। लेकिन उनको ग्रेटेस्ट जनरेशन इसलिए कहा गया कि वो फिर दूसरी जंग अज़ीम जब आई तो उस वक्त वो नौजवान होकर उसमें लड़े, क्योंकि 1927 तक वो कट ऑफ डेट थी, तो वो 20-22 साल के हो चुके थे। 1940 तक, यानी 40-45 तक, जब तक दूसरी जंग अज़ीम ने आना था, तो उनको ग्रेटेस्ट जनरेशन के नाम से याद किया जाता है। अच्छा, अब इसमें तो ये हो गई, ये भी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं दुनिया में, ये हयात हैं, और ये जो हैं ये 78 से 95 साल की उम्र है इनकी। अगर आपको 78 से, ये एक रफ सा एस्टिमेट मैंने लगाया है कि इसमें माजरत, ये भी जो है ना ग्रेटेस्ट जनरेशन भी आपको ये आपको नज़र आएगी, ये भी आपको 90 की दिहाई में नज़र आएगी। माजरत, ये भी 90 की दिहाई में आपको नज़र आएगी। 1901 से 1927 है ना, तो 2024 है, तो ये भी आपको 90 की दिहाई में या 100 साल के आसपास कहीं नजर आएंगे ये लोग। इनको ग्रेटेस्ट जनरेशन के नाम से कहा जाता है, और ये मौजूद हैं। उसके बाद जो साइलेंट जनरेशन है ना, उसकी बात है। साइलेंट जनरेशन है 1928 से 1945 तक जो बच्चे पैदा हुए, ये वो हैं जो अब 78 से 95 साल तक हैं। 78 से 95 साल अगर उम्र है, इसको जरा बड़ा करके रखेंगे तो बड़ा इसको लोग समझने में आसानी होगी। अभी मैं साइलेंट जनरेशन पे हूँ। लॉ जनरेशन चले, इसको यहीं रोक के रखिएगा। लॉ जनरेशन इंतकाल कर गई 1983 से। अच्छा, जो ग्रेटेस्ट जनरेशन है 1909 से 1927 तक पैदा होने वाले, वो मौजूद हैं दुनिया में। साइलेंट जनरेशन मौजूद है दुनिया में 1928 से 1945 तक जो पैदा हुए, तो वो मैंने वही कहा ना आपसे कि वो 78 से 95 साल के आसपास की उनकी उम्र है, और वो मौजूद हैं दुनिया में। उनको साइलेंट क्यों कहते हैं, ये भी बड़ी कहानी है। दरमियान में पैदा हुए, अफरा तफरी थी दुनिया में, सारा कुछ था, बड़े अच्छे, बड़े मेहनती, बड़े अच्छा उस दौर में ये था मैंने इसको चेक किया, मैंने कहा साइलेंट नाम क्यों रखा हुआ है। उन्होंने कहा उस ज़माने में ये होता था कि बच्चे बात नहीं करते, बच्चे हो ना चुप करके बैठो। तो ये माँ बाप परेशान थे, कहीं कोई मसाइल थे, बहुत सारे इश्यूज थे, ये परेशान थे, तो उस ज़माने में बहुत ज़्यादा इनके बच्चे भी नहीं थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइलेंट जनरेशन में, ये साइलेंट जनरेशन जो 1928 से 1945 के दौरान जो पैदा हुए बच्चे, तो उस दौरान बहुत ज़्यादा, अब जाहिर है उस वक्त ग्रेट जनरेशन भी तो मौजूद है ना, ये तो उनके बच्चे हैं ना आगे, तो ये जो हैं ये बहुत ज़्यादा आबादी दुनिया की नहीं बढ़ रही। अच्छा, फिर 1946 से 64 के दरमियान बेबी बूमर्स हैं, वो नस्ल पैदा हुई है जो बड़ी, आप समझ लें कि जंग खत्म हो गई है, अब वो बच्चे बड़े हो रहे हैं, जंग खत्म हो गई है, 46-45 में जंग खत्म हो गई है,
वो 52 में पैदा हो रहे हैं, वो 60 में पैदा हो रहे हैं, वो 52 में पैदा हो रहे हैं, ठीक है ना। यानी वो जो हमारी भी मेजॉरिटी जो पॉलिटिकल एलीट है वो ये बेबी बूमर्स हैं। बहुत सारे बच्चे हैं, कज़न्स हैं, ठीक है ना, वो उसका कज़न, खाला, पुप्पी का बच्चा, शादियां हो रही हैं, वो तरक्की आ रही है। वो तरक्की क्यों आ रही है? तरक्की आने की भी वजूहत है। पैसा क्यों आ रहा है? क्योंकि दुनिया में बहुत ज़्यादा जंगों के बाद तबाही फैल गई है, तो जी लोग जा रहे हैं, कहीं पर तामीरात शुरू हो गई हैं, कहीं पे आज़ादी के बाद जो है वो मुलाजमतें मिलना शुरू हो गई हैं, मुल्क बनना शुरू हो गए हैं, खुशहाली आनी शुरू हो गई है, ब्लॉक्स बन गए हैं। अच्छा जी ये कोल्ड वॉर है, कोल्ड वॉर के अंदर सुकून है जनाब, अमेरिका भी पैसे दे रहा है कुछ मुल्कों को सोवियत यूनियन पैसे दे रहा है, मतलब एक बेबी बूमर्स हैं